कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन भूल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए, कुछ बन पाए, एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना चाहेगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. योग ध्यान फाउंडेशन की तरफ से आप सभी महिलाओं को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हेलो एवरीवन, मैं साइमा योग ध्यान फाउंडेशन की मंथली जूम मीटिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। योग ध्यान फाउंडेशन सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद टाइप 1 डायबिटीज। Yog Dhyan Foundation, a non-profit Indian trust registered in 1985, has been dedicated to supporting children living with type 1 diabetes since 2009. Over 900 children have been registered with YDF, of whom 550 plus currently receive regular support, while many former beneficiaries are now independent, leading healthy lives with successful careers and families. Our reach, medical support, education and awareness, yoga and mental well-being. Supporting over 550 plus active T1D children, 900 plus children benefited over the years. Doctors, diabetes educators, psychologists, yoga instructors, volunteers and donors work together for every child. Our mission: ensuring that every children with type 1 diabetes receive the care, education and emotional support needed to live a healthy and confident life, because no child should suffer due to lack of insulin. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं योग ध्यान फाउंडेशन के रिस्पेक्टिव ट्रस्टीज से। मिस्टर रवि छाबरा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड प्रेसिडेंट ऑफ योग ध्यान फाउंडेशन, एंड मिसेस बिंद्या छाबरा, वाइस प्रेसिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट योग ध्यान फाउंडेशन। तो चलिए आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं मिस अमृता दी को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू साइमा। हेलो एवरीवन, सेकंड संडे की ऑनलाइन जूम मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है होलिस्टिक हेल्थ एंड लाइफ जर्नी ऑफ वुमेन लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज के साथ जीवन जी रही महिलाओं का समग्र स्वास्थ्य एवं जीवन यात्रा। आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर बीना बंसल, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। आज के हमारे हीरो ऑफ द मंथ हैं मिस अपूर्वा शर्मा, जो T1D हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट्स में हैं डॉक्टर भानु जी, जो पेडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर दीपा महेश्वरी, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सृष्टिपुरी, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, एंड मिस महक ढींगरा, जो सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर हैं। आज के हमारे मॉडरेटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम में हमारा साथ देंगे डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, मिस अमृता रूपानी, मिस मानी एंड मिस साइमा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल जी की ओर। वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। थैंक यू अमृता। एंड एक बार फिर से सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज शुरुआत कर रहे हैं सीधा अपने टॉपिक से, जो कि आज का टॉपिक है, और उसमें मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर बीना बंसल मैम को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। करीबन हमारे योगदान फाउंडेशन के साथ 10 साल से ऊपर का टच है उनका, और उनका हर प्रकार का सपोर्ट हमारे साथ रहा है। हाँ जी, थैंक यू अनिल वेदवाल जी थैंक यू। मुझे बुलाने के लिए। हम बात कर रहे हैं आज वुमेन्स डे के मौके पर वुमेन लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज, और उसमें क्या खास बातें हैं, है ना। जब हम ओवरऑल हेल्थ और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, एज अ क्लिनिशियन मैं एक मेडिकल एंगल से उसको दिखाऊंगी
पर हम जानते हैं कि हेल्थ केवल एक मेडिकल इश्यू नहीं है, उसमें एक सोशल और एक साइकोलॉजिकल एंगल भी होता है, तो वो हम साथ साथ में वो ओपन टू ऑल है डिस्कस करने के लिए। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे जब मैं ये बात करूंगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन से सोशल एस्पेक्ट्स उसमें बीच में आ रहे हैं, है ना। तो ये वुमेन अलग से डिस्कस करने की जरूरत इसीलिए है अम, क्योंकि नंबर वन बायोलॉजिकली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं मेन और वुमेन में, है ना। औरतों में बहुत सारे लाइफ स्टेजेस होते हैं जो आदमियों के मुकाबले डिफरेंट है, और उसका टाइप 1 डायबिटीज पे बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि सोशली भी औरतों में और आदमियों में, हमारी सोसाइटी में गर्ल्स में और बॉयज में अभी भी काफ़ी फर्क है। मतलब जो भी कहा जाए फर्क बहुत ज़्यादा है, और उसका भी डायबिटीज़ मैनेजमेंट पे और उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे काफ़ी असर आता है। लोगों का नज़रिया एक गर्ल और बॉय की डायबिटीज़ के लिए हो सकता है सेम ना हो। हर फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे सोसाइटी में मिक्स ऑफ पॉपुलेशन है, और वो हम अक्सर देखते हैं कि वो अप्रोच चेंज हो जाती है। तो मेडिकली क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरह से अलग अलग लाइफ स्टेजेस में विमेन जो लाइफ स्टेजेस के चेंजेस डायबिटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो हम लाइफ स्टेजेस की बात करें तो बचपन का पीरियड है, उसके बाद प्यूबर्टी जब पीरियड्स की शुरुआत होती है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर एडल्टहुड, जब लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, जॉब कौन सा ज्वाइन करें, प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है, मैरिज प्लानिंग करनी है। उसके बाद धीरे धीरे मीनोपॉज वाला एज और एल्डरली एज। तो ये बहुत सारे लाइफ सिचुएशंस हैं, और हर स्टेज के अपने डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं एक वुमेन की लाइफ में। मोटा मोटा अगर हम दो इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स का लेवल देखें, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल चेंज होता है ये सारे लाइफ की जर्नी में। बचपन में दोनों का लेवल कम होता है, प्यूबर्टी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ने शुरू होते हैं, जो धीरे धीरे एडल्टहुड तक काफ़ी बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में इनका लेवल्स बहुत हाई होता है। फिर धीरे धीरे जैसे मीनोपॉज की तरफ हम अप्रोच करते हैं, जिसको हम पेरी मीनोपॉजल पीरियड बोलते हैं, तब हार्मोन लेवल्स कम होके मीनोपॉज में वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। और ये दोनों ही हार्मोन का इंसुलिन सेंसिटिविटी और इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अ, बचपन में हमने डायबिटीज़ मैनेज की, पर जैसे ही गर्ल्स प्यूबर्टल एज ग्रुप में पहुंचते हैं और उनके हार्मोन लेवल्स इंक्रीज होने शुरू होते हैं, प्यूबर्टी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ जाती है। अ, और भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं इस एज ग्रुप में। तो एक तरफ तो ये है कि हमारा डायबिटीज़ के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सडनली इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बदलती है। दूसरी तरफ ये एक ऐसा समय है जब लोग अपनी आइडेंटिटी खोज रहे होते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज वो दूसरों से उनको थोड़ा सा अलग करती है। वो उसको भी डील कर रहे होते हैं कि हम सोशल सिनारियो में अपने को किस तरह से प्लेस करें। डायबिटीज होना और नहीं होने में जो फर्क है, उसका उनकी सोशल लाइफ पे जो इम्पैक्ट है, उससे भी उनको डील करना होता है। तो डबल चैलेंज हो जाता है ये। फाइनली जब पीरियड्स शुरू होते हैं, ये कुछ मैंने हार्मोन के लेवल्स कलर के फॉर्म में दिखाए हैं। जब हमारे पीरियड्स के फेजेस हम देखें, जिनके भी आप सभी ने नोटिस किया होगा कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से, और उसका इम्पॉर्टेंट कारण है ये हार्मोन के चेंजेस। आप इसमें अलग अलग हार्मोन का उतार चढ़ाव देख पा रहे होंगे। इसमें जो ये नीली वाली वेव है, जो डार्क नीली वाली वेव है, वो है ईस्ट्रोजन की, है ना। ये ईस्ट्रोजन की वेव है सब नीली वाली, जो पहले हाफ ऑफ साइकिल में बढ़नी शुरू होती है। फॉलिकुलर फेज पीरियड्स का फर्स्ट दिन, शुरुआत में तो वो कम है, लेकिन जैसे जैसे एफएसएच बढ़ा उसने ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाया। ओव्यूलेशन, जो बीच वाला भाग है जहाँ ओव्यूलेशन लिखा हुआ है, वहाँ सडनली एलएच स्पाइक होता है और फिर एग रिलीज होता है। और उसके बाद सेकेंड हाफ में वो टील कलर का या जो ब्लूइश ग्रीन कलर है, वो प्रोजेस्ट्रॉन राइज होता है। तो ओव्यूलेशन के बाद जो चेंजेस आते हैं ओवरीज में, उससे प्रोजेस्ट्रॉन बनना बढ़ता है, और यहाँ से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बदलती है, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिससे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाती है।
तो कुछ लोगों में पीरियड्स के पहले दिन से ही, और कुछ लोगों में धीरे धीरे जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, मतलब 10 दिन से लेके पीरियड के 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक 10 से 15% इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और जैसे ही पीरियड होते हैं तब रिक्वायरमेंट ड्रॉप होती है। तो ये धीरे धीरे हमें सीखना होता है। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट दिन से लेके 28 डेज तक जो पूरा पीरियड का साइकिल है उसमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कितनी वेरी करती है। तो यूजुअली आप मान के चलिए कि 10% आपको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड में, मतलब 14th डे के बाद थोड़ी सी बढ़ेगी, पर आखिरी के 3-4 दिन में ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है जो उन्हें सीखना पड़ता है। एक तो वैसे ही शुगर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इतनी सारे कारणों से फ्लक्चुएट होती है, लेकिन ऊपर से ये एक एडिशनल फैक्टर ऐड हो जाता है जो जैसे ही प्यूबर्टी ऑनसेट होती है तो ये भी हमें सीखना होता है। एक दूसरा इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टेज जिसके बारे में डिस्कशन करना है वो है प्रेगनेंसी, जिसके बहुत सवाल होते हैं। मैं सिर्फ मेडिकल पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, मैं जानती हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं। वुमेन और डायबिटीज़ की हम बात करें तो हमें बहुत सारी बातें करनी होती है, और मैं सीधे प्रेगनेंसी पे आइडियली जंप नहीं करना चाहती हूँ। उसके पहले हम चाहते हैं, जैसे हर लड़की के लिए हमारी पहली एडवाइस ये होती है कि आपको सबसे पहले अपने को प्रायोरिटाइज करना सीखना है, अपने करियर के बारे में सोचना है। शादी और प्रेगनेंसी बाद में आते हैं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सोच समझ के हम अच्छी तरह से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। आजकल प्रेगनेंसी आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दबाव में आके ये प्लान करें। ये अपने हिसाब से अपना सुविधा देख के ही हमेशा और अपनी प्रायोरिटीज को आगे रख के ही चलना है। बहुत बार देखा गया है कि दूसरे लोगों के पुश में हम बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं। किसी और ने हमें कहा तो हमने शादी कर ली, किसी और ने हमें कहा तो हमने प्रेगनेंसी प्लान कर ली। ये किसी भी वुमेन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन टाइप 1 के चलते आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको अपने को इतना स्ट्रांग बनाना है कि अपने हिसाब से ही डिसीजन लें। तो प्रेगनेंसी में क्योंकि कुछ खास चैलेंजेस हैं, ये बहुत ही बिजी स्लाइड है। इसमें मेरा ये स्लाइड दिखाने का सिर्फ यही पर्पस है कि सपोज यहाँ कोई मैरिड है और वो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग। वो हमेशा प्लान करके ही होना है। प्रेगनेंसी से पहले HbA1c जो है वो 7% से नीचे आ जाना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान हो सके तो 6.5 के नीचे हम टारगेट करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6.5 के नीचे, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में 6% के नीचे। बहुत मुश्किल है, जितना हो सकता है उतना ही कर पाएंगे, बट ये कुछ रफ गाइडलाइंस है। अगर हम कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यूज़ कर रहे हैं तो 70% से ज़्यादा वैल्यूज़ हमारी टाइम इन रेंज रहनी चाहिए। और प्रेगनेंसी वाली जो रेंज है वो हम 63 से 140 के बीच में कोशिश करते हैं, नहीं तो 70 से 180 भी चलेगा, 70% से ज़्यादा समय। ये जब प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है TIRP, दैट इज टारगेट इन रेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उस समय हम चाहेंगे 63 to 140, 70% से ज़्यादा समय। TBRP यानी टाइम बिलो रेंज हम चाहेंगे 4% से नीचे रहे, और टाइम अबव रेंज 25% से नीचे रहे। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं समझना। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रिस्क थोड़ी सी बढ़ सकती है अगर शुगर कंट्रोल अच्छी नहीं हो, लेकिन अब वो इम्प्रूव हो गई है। तो पहले देखा जाता था कि अगर ग्लूकोज लेवल बहुत टाइटली कंट्रोल है तो लो बर्थ वेट हो जाता है, ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर है तो बर्थ वेट बढ़ जाता है बच्चे का। इसी कारण हम चाहते हैं शुगर अच्छी कंट्रोल रहे, ताकि बेबी का बर्थ वेट लो या हाई ना हो, क्योंकि उसका फिर उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट आता है। पर अगर डायबिटीज़ पहले से ही अच्छी कंट्रोल है, प्रेगनेंसी से पहले ही अच्छी अगर कंट्रोल हुई, और प्लेसेंटेशन अगर नॉर्मल होता है, तो ओवरऑल रिस्क लो बर्थ वेट या हाई बर्थ वेट होने का बहुत कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से पहले और उसके दौरान शुगर हमें अच्छी कंट्रोल रखनी है। और TIRP अलग अलग तरह की डायबिटीज़ के लिए उसके परसेंटेजेस अलग अलग रखे जाते हैं। जैसे टारगेट इन रेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका 70-80-90 रूल है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए हम 70%, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए 80%, और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए 90% हम बोलते हैं।
अब इतना स्ट्रिक्ट टारगेट हम कैसे रख पाते हैं? एक तो फ्रीक्वेंट शुगर मॉनिटरिंग के द्वारा, बट आजकल बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग और इंसुलिन पंप का भी इस्तेमाल होता है प्रेगनेंसी में। अब ये हमें इस सवाल पे लाता है कि कितने लोग इंडिया में ये सर्विसेज यूज़ भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि कितनी मुश्किल से ये फैसिलिटीज़ होती है। तो हम ये योग ध्यान फाउंडेशन, बाकी जितने भी लोग हैं, उनकी कोशिश यही रहती है कि इक्विटेबल हमें सब मिलें, जितना हो सके हम भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये सर्विसेज प्रोवाइड हो सके, इसके लिए पुश करने की हमें ज़रूरत है, इसकी हमें डिमांड करने की ज़रूरत है। तो ग्लूकोमीटर, ग्लूकोज सेंसर, पंप और पेन, ये सारे चीज़ें डिफरेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम सक्सेसफुली प्रेगनेंसी मैनेज कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेज मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो है मीनोपॉज, क्योंकि उस समय भी कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। मीनोपॉज वो समय है जब पीरियड्स बंद होने का समय है और ईस्ट्रोजन एकदम से कम हो जाता है। पर उसके पहले कुछ समय, 5 से 10 साल का समय, धीरे 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 ये हार्मोन के लेवल्स कम हो रहे होते हैं। उस समय भी शुगर बहुत फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि कभी हार्मोन ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ये टाइम पे भी काफ़ी इरेगुलर इंसुलिन रिक्वायरमेंट हो जाती है। दूसरी एक परेशानी, अगर उस एज ग्रुप के कोई वुमेन होंगे तो वो समझेंगे, हॉट फ्लशेस, एकदम से गर्मी लगना, पसीना आना। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया है कि हॉट फ्लशेस है, तो वो एक कंफ्यूजिंग फैक्टर है। मीनोपॉज के बाद फिर से इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और स्टेबल हो जाती है, लेकिन उसके बाद एक एडिशनल फैक्टर आता है जो हमेशा ही हमें ध्यान रखना है, वो है हार्ट डिजीज और बोन डिजीज का रिस्क। तो मीनोपॉज के बाद हम फीमेल्स में, स्पेशली डायबिटीज़ वाले फीमेल्स में, बोलते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल का चेक करो, कोलेस्ट्रॉल की दवा लो। एडल्टहुड से ही शुरू करना है, तो वो भी हमें ध्यान देना है कि हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं साल में एक बार, और उसकी दवाई ले रहे हैं कि नहीं, बोन हेल्थ पे हम ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, वॉकिंग पे जा रहे हैं कि नहीं, हेल्दी खाना खा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो रफली ये देखा गया है कि, ये वाला स्टडी मैं स्किप करती हूँ। मेरा बहुत ही टेक्निकल प्रेजेंटेशन हो गया है। मैं थोड़े से इधर उधर से, मैंने कॉमिक के कुछ स्ट्रिप्स डाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लाइफ कोर्स के किसी भी स्टेज में, वो हम बोलते हैं डायबिटीज़ डिस्ट्रेस। क्योंकि इतना कुछ करना होता है, चाहे वो प्यूबर्टी हो, चाहे वो पीरियड के फ्लक्चुएशन हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, मैरिज की बात हो, जॉब ज्वाइन करना है, नया नए फ्रेंड्स बनाने हैं, कहाँ बताएं तो वो अपने साथ बहुत सारी और इमोशनल चैलेंजेस लाता है, जिसको हम एक कैटेगरी में डालते हैं डायबिटीज रिलेटेड डिस्ट्रेस। डायबिटीज की वजह से कई बार हमें बहुत सारी परेशानियां, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी वगैरह होती है। तो ये बहुत क्यूट से कॉमिक्स बनाए हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि ज़्यादातर लोग जो उनके सराउंडिंग है, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि डायबिटीज़ के साथ रहने का क्या मतलब है, और वो बहुत मिसअंडरस्टूड फील करते हैं। इस कारण से कुछ लोग सोशल सिचुएशंस ही अवॉइड करते हैं कि किसी और को समझ ही नहीं आएगा कि मैं ये खाना क्यों खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ। एक डिस्कनेक्ट, और रिलेशनशिप्स में इस पे इफेक्ट आने लगता है ना? लेकिन ये सारी चीज़ों को हम ओवरकम कर सकते हैं। अगेन, ये बहुत ही, किसी ने फनी कॉमिक्स बनाई है कि डायबिटीज़ की लाइफ को दूसरे लोग किस तरह से परेशान करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देने लगते हैं कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जबकि उनको उसके बारे में जानकारी आपके मुकाबले बहुत कम होती है। तो इसको हम फूड पॉलिसिंग कहते हैं। अगर हमें अवेयरनेस है कि हमें ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, तो ये हम पे कम असर करेगा। बहुत सारे लोग बहुत और चीज़ों का ज्ञान देने लगते हैं कि खाना इस तरह से बनाइए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, डायबिटीज़ में क्या मुश्किल है मैनेज करना। बेसिकली ज़्यादातर लोगों की सलाह इस मामले में नहीं माननी है। आप केवल अपने डॉक्टर और एजुकेटर की सलाह मानें, क्योंकि आप देखोगे कि आपको बहुत सारे लोगों के मुकाबले डायबिटीज़ और डाइट और इंसुलिन डोज एडजस्टमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी है ना? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे। पर जब हम मैं इसको अब स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। मेरे हिसाब से अब मैं ओपन करती हूँ दूसरे लोगों का डिस्कशन, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल हो गया है। हम दूसरे जनरल टॉपिक्स पे अब बात कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच। बेसिकली आपने आज जो कि कई चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और
क्लिनिकली नहीं था, एक तरीके से मेरे को जहां तक लग रहा है ये तो एक जनरल था जो हर फीमेल को, वुमेन्स को जानना जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब वो डॉक्टर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखे। और आज शायद जो भी पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको आज ये चीजें समझ आ गई है कि डॉक्टर के पास जुड़ना और उनके साथ कंटिन्यू रहना क्यों जरूरी है। क्योंकि वो आपकी सिर्फ उसी वक्त की डायबिटीज को नहीं मैनेज कर रहे, वो देख रहे हैं आपके फ्यूचर तक का प्लान, आपके मेनोपॉजल और आफ्टर मेनोपॉजल के बाद की कंडीशन तक आप कैसे एक हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, बच्चों से, कि हमें खाली अपनी करेक्शंस या उसके लिए नहीं जाना। बीच बीच में जो भी आपके साथ इशू आ रहे हैं वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करो, उसकी बहुत अच्छी राय आपको दी जाती है, तरीके बताए जाते हैं ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल करके एक अच्छी और इम्प्रूवमेंट हेल्दी लाइफ लीड कर सको। थैंक यू सो मच मैम। मैं पैनलिस्ट को ले लेता हूँ साथ में। महक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। डॉक्टर दीपा माहेश्वरी मैम हमारे साथ एज ए गायनेकोलॉजिस्ट ज्वाइन है, और उनसे भी हम काफ़ी चर्चा करेंगे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो इन टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ हमें कई बार फेस करनी पड़ती है। So, यस यस yes, very correct. This insulin-dependent diabetes is very, very near to my heart. My own youngest sister is the one who is having this IDDM. So, I mean, it is kind of, I mean, I have seen the whole profile from childhood till now. She is 40 years plus. So, this particular disease is very, very near my home. So, I mean, definitely it requires a lot of, besides the medical facility, it requires a lot of socio psychological support from all the people around to the people who are actually suffering from this particular disorder. डॉक्टर भानु जी, एज ए पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, आपके पास काफी बच्चे हैं, आई थिंक 10-12 साल की उम्र से जो आ रही हैं, और काफी समझाना पड़ता है आपको उन चीजों को लेकर के। तो प्लीज आप थोड़ा हमारे साथ शेयर करें किस तरीके से बच्चों को ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए और बिल्कुल पेरेंट्स को भी बिल्कुल अनिल ध्यान जी, देना चाहिए इस पर। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा कि आपने डॉक्टर बीना को भी इन्वॉल्व किया है। हमारी सीनियर हैं। हम 2005 में गए थे जब लखनऊ, तब इन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया था, और आज भी वैसे ही पढ़ाती हैं और वैसे ही सब कुछ चीजें समझ में आती हैं जब इनकी ये पढ़ाती हैं। तो हेलो मैम। पढ़ाना दोनों तरफ का था भानु। दूसरी बात, वुमेन्स डे, ऑफ कोर्स वुमेन्स डे में मैं इनफैक्ट अभी आपका वो पोस्टर देख रहा था, ये अनिल जी ने जो उसका जो पोस्टर आज का जो फ्लायर भेजा था, उसमें अपरेंटली आई वाज द ओनली मेल फेस। लेकिन एक बात सबको कहना चाहूंगा, मेरी डिजिटल प्रेजेंस जो है वो फीमेल की फॉर्म में है। आप देखिए मेरे जो डिजिटल जितने भी कार्टून वीडियोज एंड ऑल जो एजुकेशनल वीडियोज हैं, उसमें द प्रोटैगनिस्ट इज अ फीमेल कॉल्ड डॉक्टर चिरपी। और उसका शायद आई थिंक दैट इज माय बिगेस्ट ट्रिब्यूट टू द फॉर द वुमेन्स डे। द रीजन कि क्यों वुमेन का फेस है उसमें, ना कि मेरा, क्योंकि दैट वुमेन, द पर्सनालिटी ऑफ अ वुमेन एज अ टीचर ज्यादा स्ट्रांग होती है। आपके क्या काम, अब कोई काम ही नहीं। अब बात करते हैं उस टॉपिक पे जो कि जिस पे कि बात करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। तो जैसा कि हमारा डिस्कशन अनिल जी से हुआ था, प्राइमरीली जितने भी वुमेन्स के हिसाब से टाइप 1 डायबिटीज में जो हमें अंदाजा होना चाहिए, शुरुआत जैसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि पीडियाट्रिक एस्पेक्ट से। अब हम ये जानते हैं कि जितना भी जैसे डॉक्टर बीना ने भी जो बातें बताई कि जितनी भी विमेन से रिलेटेड हार्मोन चेंजेस आते हैं अलग अलग फेजेस ऑफ लाइफ में, और जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, हार्मोनल रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट्स हो या चाहे और भी एस्पेक्ट्स हो और रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स हो, तो उन सब एस्पेक्ट्स में देखा जाए, उन सब की जो नींव पड़ती है वो बचपन में पड़ती है। बचपन में एडोलेसेंट एज जब आती है, जिसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। अब तो और वो चीज हम देखते हैं, वो चीज हमारे सामने आती है टाइप 1 डायबिटीज के साथ में, प्यूबर्टी। और अब इस चीज में थोड़ा सा एक हम समझना चाहिए हमें कि ये प्रोसेस किस तरह काम करता है। अगर नींव ही हमारी ठीक नहीं पड़ेगी तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम आएंगी, ये हम सब समझते हैं। अब प्यूबर्टी का प्रोसेस के अगर हम बात करें तो क्या कभी कभी आपको ये चीज का सरप्राइज नहीं होता है, अचंभा नहीं होता है कि नेचर हमारे लिए कितना काम करती है। हम
हम तो उसके लिए मतलब हम इन जनरल कुछ नहीं जैसे एक समय आता है जब अपने आप जब हम प्यूबर्टी की अगर हम बात करें, प्यूबर्टी आम भाषा में वो समय है जब बच्चे आने शुरू होते हैं, जबकि वो एडल्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो प्यूबर्टी वो ड्यूरेशन है जिसमें कि बच्चों में ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए उनमें क्षमता आ जाती है, ताकि वो भी आगे और अपने जैसे रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे बच्चे प्रोड्यूस कर पाए। ये जो प्यूबर्टी का प्रोसेस होता है, ये ऐसा नहीं है कि एक रात में हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है जिसमें कई साल लगते हैं। शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद में कंप्लीट होता है। तो मैं उसी की बात कर रहा था कि हमें सोचना ही नहीं पड़ता, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर चलता है, लेकिन नेचर हमारे लिए काम करती है। हमारी बढ़त भी करती है, हमारी दिमाग का भी विकास करती है, और साथ में रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी हमारे को प्यूबर्टी लाके देती है, और आगे भी हर चीज का। लेकिन नेचर अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है अगर हम उसका साथ ना दे तो। ये बात समझने की जरूरत है। अब प्यूबर्टी का प्रोसेस जो आता है जिसमें कि शरीर की डिमांड्स एकदम से बढ़ती हैं, और प्यूबर्टी का प्रोसेस तभी आ पाता है अगर हर चीज, बॉडी को हर चीज, शरीर को हर चीज सही अप्रोप्रिएट मात्रा में अवेलेबल हो। अगर शरीर ये सेंस करेगा कि कुछ भी गड़बड़ चल रही है तो प्यूबर्टी नहीं आएगी, क्योंकि आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि शरीर के लिए, नेचर के लिए आपका सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी डॉक्टर बीना ने भी ये पॉइंट बोला था कि आपका अपना, किसी भी लड़की के लिए बड़ा होने के बाद अपना खुद का करियर, अपनी खुद की इंडिपेंडेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में ये बातें आती हैं कि कब हम शादी करेंगे या आगे प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे। तो सेम वे नेचर भी इसी तरीके से देखती है। नेचर भी हमेशा आपका सर्वाइवल पहले इंश्योर करती है। आप आगे रिप्रोड्यूस कर पाओगे कि नहीं है, वो नेचर बाद की बात रखती है। यानी कि अगर कभी भी गड़बड़ रहेगी, रिसोर्सेज कम रहेंगे, तो ऐसे में प्यूबर्टी का प्रोसेस रुक जाता है। अब जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब जिन बच्चों में, जो बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, उस सिचुएशन में कुछ स्पेशल कंडीशन बन जाती हैं। बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे हार्मोन सिस्टम्स हैं, चाहे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो सभी एक पर्टिकुलर सिस्टम के हिसाब से काम करते हैं, जिसमें शुगर का सही होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये चीज हम समझते हैं कि शुगर अगर सही नहीं रहता है तो बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स जो हैं वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। तो अगर लंबे टाइम तक हमारी शुगर्स भी गड़बड़ रहती हैं, तो ये चीज का जो नेचर है वो चीज को डिटेक्ट करती है और मान लेती है कि ये अभी प्यूबर्टी को लाने का समय नहीं है। तो इसलिए काफी कॉमनली ये देखा जाता है कि जिन बच्चों में शुगर्स ठीक मैनेज नहीं है, तो उनके प्यूबर्टीज भी जो है वो लेट हो जाते हैं, या फिर एक बार शुरू हो जाते हैं लेकिन उसके बाद बीच में थम जाते हैं, प्रोसेस ठीक से नहीं चलता है। शुगर एक ही एस्पेक्ट है इस ओवरऑल सिचुएशन का। इसके अलावा भी जो नेचर जिन चीजों से सेंस करती है कि सब कुछ ठीक है, उसमें 2-3 चीजें और भी आती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल आता है। न्यूट्रिशन डायबिटीज में भी हम बहुत ध्यान रखना पड़ता है, साथ ही साथ प्यूबर्टी के हिसाब से भी न्यूट्रिशन का ठीक होना जरूरी है। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सही मात्रा में जो भी आपके प्रोटीन्स हैं, आपके कैल्शियम है, विटामिन है, पर्टिकुलरली इन चीजों की मात्रा पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको की सही मात्रा में लेते रहना है। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि खेलना, एक्सरसाइज, किसी भी तरह का जो भी व्यायाम वगैरह हम जो करते हैं, ये इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जब जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो बॉडी इस चीज को रिकॉग्नाइज करती है, इस चीज को आइडेंटिफाई करती है कि सब कुछ ठीक है। ये सिग्नल जाता है नेचर को कि शरीर में सब ठीक चल रहा है, तो उस सिग्नल के तहत वो अपना काम आगे बढ़ा पाती है। तो ये सब चीजें जब ठीक रहती हैं और प्यूबर्टी का प्रोसेस जब एक बार इनिशियल नींव सही पड़ेगी, तो आगे डेफिनेटली आगे की चीजें सही तरीके से बढ़नी शुरू हो जाती है। और तो मेनली जो मेरा मैसेज है वो यही है कि प्यूबर्टी का जो प्रोसेस है वो उसको सही तरह पढ़ने के लिए टाइप 1 डायबिटीज में नेचर हमारे लिए जो काम करती है, हमें नेचर के लिए भी इसमें साथ देना है, जिसमें साथ देने में हमारी ब्लड शुगर, हमारा एक्सरसाइज, हमारी प्रॉपर डाइट, इन सब चीजों पे ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। थैंक यू सर। ये एक ऐसी चीजें हैं, मतलब नेचर का डाइट को साथ में रख के चलना काफी चीजें हमारी ना कवर कर देता है। एटलीस्ट एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को भी मैनेज और मेंटेन करता है जहां भी ये लैकिंग होती है, क्योंकि बॉडी में हार्मोनिकल चेंज तो आ ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हमें इरिटेट और वीक या इमोशनली
वो कमजोर बनाता है, लेकिन जब साथ में डाइट का और एक्सरसाइज का रोल होता है तो वो थोड़ा हमें इजी कर देता है उस चीज को समझने में या उस चीज के साथ लीड करने में। तो चलते हैं हम महक जी के पास, जो एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर भी है और काफी टाइम से थ्रू दी सोशल मीडिया एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, टाइप 1 के साथ रह रहे हैं। इवन मैं जानना चाहूंगा कि आपको जब डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स नहीं किया था या टाइप 1 के बारे में नहीं था, आपने आज वो फील भी किया होगा कि कैसे कैसे इश्यू आपने फेस किए हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी टाइम, बचपन में, एडोलसेंट की एज में, और आज जब सारी चीजों के बारे में जानते हैं तो कितना कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो क्या क्या आज आप बताना चाहेंगे उन सभी बच्चों को जो इस एज से आ रहे हैं? Thank you so much, sir. Happy Women Day to all females there. And a wonderful session, Beena ma'am, and very important points, Bhanu sir, you have mentioned. Just want to tell you, I was diagnosed at the age of 15. Most crucial age थी टीन को समझने के लिए, प्यूबर्टी को समझने के लिए, डायबिटीज को समझने के लिए। क्लास 10th के बोर्ड 1 महीने बाद थे एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्या हो रहा है लाइफ में। तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से, जैसे बीना मैम ने बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज होते हैं और हर फेज में हमारी बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। ये कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मेरी एक फीमेल की इंसुलिन रिक्वायरमेंट हर फेज में डिफरेंट होती है। तो जब अब मैंने इसको सीखा तो मैंने क्या करा, मैंने एक्चुअल में ट्रैक किया एवरी डे। मतलब मैं 30 डेज रेगुलर ट्रैक कि मेरा इंसुलिन कितना 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 किस किस दिन जा रहा है। एंड मैंने उसके पैटर्न्स बनाए। जब मेरा 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ का पैटर्न बना तो मैंने देखा कि एक फीमेल का इंसुलिन रिक्वायरमेंट 150% तक वेरिएट कर सकता है ड्यूरिंग देयर फॉलिकल, बिटवीन फॉलिकुलर फेज टू मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ल्यूटल फेज में। यानी कि जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं डे 1 से लेकर जो हमारा लास्ट डे ऑफ पीरियड होता है, क्योंकि बीच में ओव्यूलेशन डे भी आता है, उस दिन भी एकदम से पीक रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन की। तो अब जब मुझे ये पता चला तो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। ये भी पता है कि अब मेरे टाइम इन रेंज इंप्रूव हो गया। बट फर्स्ट 10 years when I didn't had this knowledge, it was a chaos, total chaos। एंड मुझे लगता है कि ऐसे सेशंस हमें और करने चाहिए, स्पेशली जो भी हमारी टीन गर्ल्स हैं या वाइल दे आर एंटरिंग इनटू प्यूबर्टी, उनके साथ बार बार मेंस्ट्रुअल फेजेस को डिस्कस करा जाना चाहिए। जनरली ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टर्स को कहें। आप देखो, अगर जनरली भी जब हम जाते हैं किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, गायने के पास भी जाते हैं, तो कभी हम फेजेस की बात ही नहीं करते क्योंकि इट इज़ टू क्लिनिकल फॉर देम। बट अब मुझे रियलाइज हुआ इट इज़ नॉट क्लिनिकल, ये तो हमारी लाइफ का पार्ट है जो हमें रोज़ जीना है, तो हमें पता होना चाहिए। और हर फीमेल के लिए एक रिकमेंडेशन है, मोबाइल सबके पास है आज के टाइम में, आपके पास नहीं है तो आपके पेरेंट के पास है, स्मार्टफोन है, कोई भी फ्री मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग ऐप डालो और उसमें आप ट्रैक करो कि अच्छा अब मेरा कौन सा फेस चल रहा है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही जब सपोज आज आपका फर्स्ट डे ऑफ पीरियड है तो 15 दिन बाद जैसे ही आपका ओव्यूलेशन फेज आएगा ना, आप नोट करोगे, मतलब 14 15 से 20 दिन के बीच में जब भी आएगा, आप नोट करोगे कि अच्छा आज मेरी शुगर्स अननेसेसरीली ऊपर क्यों जा रही हैं, सेम इंसुलिन मेरे पर काम क्यों नहीं कर रही। फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि अच्छा मेरा ओव्यूलेशन फेज हो सकता है, ये आज 20 दिन बाद आया है या 15 दिन बाद आया है, ठीक है, ये मेरे को इतने दिन बाद आता है। और कोई उस दिन आप पैनिक नहीं करोगे, नहीं तो अननेसेसरी पैनिक हो जाता है कि आज क्यों शुगर ऊपर जा रही है, मैंने तो सब कुछ वही खाया है जो मैं रेगुलर खाती हूँ। ट्रैकिंग हेल्प्स विद एवरीथिंग। और ये मैं हर एक को बोलती हूँ कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप ट्रैक ज़रूर करो। एंड जनरली मैम ने प्रेगनेंसी और पेरीमेनोपॉज कवर किया। इसमें 2 पॉइंट्स मैं एक बताना चाहती हूँ, दो आई एम नॉट रिलेटेड टू दैट बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग ऑफ। सबसे ज़्यादा व्हेन आई टॉक टू पीपल विद प्रेगनेंसी, आई द प्रॉब्लम्स आई फील इज ब्रेस्ट फीडिंग। क्योंकि मेरे एक क्लाइंट थे, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते शी वेंट इनटू सिवियर हाइपो और उनको फिट्स आने लग गए। क्योंकि ये कोई समझता ही नहीं कि ब्रेस्ट फीडिंग इज द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता है, और वीनिंग ऑफ इज द टाइम जब आपको पता ही नहीं चलता कि अब वो जो सेम इंसुलिन डोज थे वो काम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपकी बॉडी में डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और शुगर्स एकदम से हाई जाने लग जाते हैं। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग एंड वीनिंग ऑफ, हमें लगता है प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई, अब गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज द टाइम जब आपको बहुत रेगुलर चेकअप्स के लिए जाने की जरूरत है, बिकॉज अभी तो आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत तरह के हो रहे हैं। सो विद दिस आई हैंड ओवर टू यू अनिल जी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बीना मैम, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे कि इस सिचुएशन में जैसे जो महक जी ने पॉइंट आउट किए हैं
नहीं, आई थिंक दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कितना एग्जैक्टली फर्क आता है या नहीं आता है. मतलब दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट very categorically read about or examined. Dr. Deepa, आप आपने कुछ नोटिस किया है क्या? Um, I agree whether, I mean, I'm talking in general, of course, more stressing for this particular insulin dependent thing, the insulin dependent diabetes. Weaning and lactation, anyhow, it is very, very stressful for the mothers. I mean, even with all the hormones in place, or even when certain particular hormone not in place. So definitely, जो हम delivery के बाद वैसे भी, since after having a baby, what I have noticed as a gynecologist, कि जो फोकस अभी तक मदर की शुगर्स पे चल रहा था ना, कि डायबिटीज विद प्रेगनेंसी, वो फोकस ना बिल्कुल इट गोज ऑफ सडनली फ्रॉम द मदर टू द बेबी. तो उस समय मदर के साथ ना वो वाला पार्ट जो मिस होता है, वो बार बार अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एटलीस्ट, आई मीन, इट कैन बी मे बी एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मे बी अ गायनेकोलॉजिस्ट, और whoever the that nutritionist that female is following, ये बार बार रीएनफोर्स होगा तो ये पार्ट ना फीमेल की तरफ से मिस नहीं होगा. So besides the hormonal changes, the requirement, the stress and anxiety, and taking care of the newborn, a lot of factors, they definitely affect the, I mean, I am not the right person for the insulin management and all, but yes, it is that important. 6 to 7 months are very, very important to manage sugars as we have managed very strictly during pregnancy. तो मेरा एज अ गाइनी यही है कि हम प्रेगनेंसी में एवरीबडी इज बॉदर्ड अबाउट, इवन एवरीबडी इज आस्किंग टू मेक द चार्ट एंड इंसुलिन एवरी वीक. यू आर मीटिंग मे बी योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मे बी योर गाइनी, मे बी न्यूट्रिशनिस्ट, बट इमीडिएटली डिलीवरी के बाद ना थिंग्स स्टार्ट्स गोइंग फेजिंग ऑफ फ्रॉम द फीमेल साइड टुवर्ड्स द बेबी. सो एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट फ्रॉम महक एक्चुअली. Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम. और मैम एक छोटा सा मैं यहाँ पे चीज शेयर करना चाहूंगा कि इवन ये चीज शेयर करने वाली इसलिए क्योंकि हमने नोटिस किया है कई जगह, जब जैसे आज हमारे साथ दीपा मैम है, दीपा मैम ताइवान से थोड़ा सा कनेक्टेड है, तो इसलिए वो कई चीजें बताते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अगर ताइवान के साथ कोई इशू है और उसको किसी सर्जन या गायना की जरूरत पड़ रही है, तो उस समय जो डॉक्टर का जो टीम मॉडल है ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा कि हमारे बच्चे के साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. वो अपने आप को सेपरेट ना सोचे कि मेरे को यहाँ रेफर कर दिया है, वो अपना इलाज कर रहे हैं, उनको उस पहले वाले इलाज से मतलब नहीं है, उनको वहां रेफर कर दिया है. कुछ ऐसे हमने मैम देखे हैं बच्चों के साथ, कोई चीजें आती हैं, तो होप सो कि वो ऐसा ठीक हो आगे जा करके. एक टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है शायद एक टीम टाइप वन के लिए. तो अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे साथ सृष्टि पुरी हैं, पीएचडी साइकोलॉजिस्ट हैं, और काफी लंबा समय इन्होंने योगदान फाउंडेशन के साथ बिताया है. इवन बच्चों से बड़े होने तक का सफर उन्होंने बच्चों का देखा, और काफी इश्यूज आए हैं जो उन्होंने टैकल किए हैं फिजिकली इन कैंप में. तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर सृष्टि पुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू अनिल जी. थैंक यू डॉक्टर भानु, बीना मैम, दीपा मैम एंड महक, आप सबके बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स के लिए, जो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है समझने क्लिनिकल एस्पेक्ट से, इंसुलिन रिक्वायरमेंट्स एंड कैसे कैसे डोज चेंज होती है. मैं थोड़ा सा टैंजेंट शिफ्ट करूंगी बिकॉज आई डील विद मोर ऑफ द साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स जो हमारे डे टू डे लिविंग में हमें कभी एक हर्डल बन जाते हैं तो कभी हमें हेल्प करते हैं. तो इंसुलिन का डोज एडजस्ट करना है लेकिन मूड नहीं है, एंजाइटी हो रही है, आज बहुत लो फील हो रहा है, सब चीज़ें ऑफ कोर्स हार्मोन्स के साथ जुड़ी हैं. और ये समझना बहुत ज़रूरी है दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़ और होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ डायबिटीज़ के नंबर्स मैनेज करने तक नहीं सीमित है, एक लाइफ लॉन्ग बैलेंसिंग एक्ट है. तो और साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जितने मेन इन आर सोसाइटी हैं वो भी इस चीज़ को समझें. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इन मेजॉरिटी ऑफ पीपल, चाहे विमेन लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज़ हैं या केयर गिवर्स हैं, जो मेजॉरिटी विमेन हैं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई होते हैं बिकॉज सोसाइटल प्रेशर ऐसा है दैट यू कीप योर सेल्फ लास्ट, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं हम बीइंग वुमेन. तो टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट द हॉर्मोन्स, क्योंकि
एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो हमारे डोपामीन और सेरोटोनिन को भी इम्पैक्ट करते हैं, जो हमारा मूड रेगुलेट करते हैं, हमारा कॉग्निशन माने याददाश्त, हमारा ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है। उसके साथ साथ ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली लिंक्ड हैं। बहुत बार होता है जब हम जिसको हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, राइट, पीरियड्स होने से पहले 2 से 3 दिन पहले बहुत मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, अलग तरह की इमोशनल सेंसिटिविटी होती है बहुत सारी विमेन में। तो इसको हम बोलते हैं पीएमएस चल रहा है। बट देर आर सम विमेन जहाँ पे ये इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो एक मेंटल हेल्थ इशू जैसा बन जाता है, जिसको हम पीएमडीडी कहते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। तो इसी तरह बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज इमर्ज होते हैं जिस तरह से हमारे हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं। तो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं फॉर एनी पर्सन लिविंग विद टाइप 1 डायबिटीज। पर व्हेन इट कम्स टू वुमेन, ये और ज्यादा बढ़ जाते हैं, मैनीफोल्ड बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बायोलॉजिकली बहुत डिफरेंट हैं, सोसाइटल प्रेशर्स बहुत डिफरेंट हैं। तो मेटाबॉलिक चेंजेस के साथ साथ ग्लूकोज वेरिएबिलिटी चेंज होती है, तो हमारे मूड को इम्पैक्ट करती है। तो कभी कभी क्या होता है, आई देयर वाज दिस क्लाइंट जो मेरे पास आई, शी वाज जस्ट 28 ईयर ओल्ड, पर क्योंकि उनका एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा था कि जब उनकी शुगर्स हाई जाती थी तो वो करेक्शन डोज लेने के बजाय जाके सोना प्रेफर करती थी, क्योंकि मुझे नहीं डील करना है इसके साथ। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ स्लीपिंग वो उठेंगी, फिर वो करेक्शन डोज लेंगी। तो ये जो इमोशनल बिहेवियरल लूप बन जाता है, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो what I see on a daily basis is a lot of women who come with diabetes distress। जो बेसिक डायबिटीज डिस्ट्रेस और डिप्रेशन में बहुत फर्क है, ये हर बार मैं समझाती हूँ, लेकिन डायबिटीज डिस्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन विच इज क्लिनिकल इन नेचर। तो मैं सिर्फ इस बात के लिए हमेशा कहती हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, जब हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, तो हम जितने डॉक्टर्स यहाँ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, टुगेदर वी हैव टू मेक श्योर कि हम असेस कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। So I think that is something very very important, that it has to be an integrated approach to care and gender sensitive। जब आप women के साथ डील कर रहे हैं तो उनके मसले, उनके इश्यूज बहुत अलग होते हैं, तो उनको उसी सेंसिटिविटी से समझना बहुत जरूरी है। I think I'll stop here। अनिल जी, over to you। या आप कुछ जानना चाहेंगे, जैसे कोई कॉमन इशू जो आपने देखे हो बच्चों के साथ अक्सर फेस करते हैं, और उनको आप चाहते हैं कि एक मेथड को अप्लाई करके वो चीज़ों से सेफली मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को भी, अपनी शुगर को भी? देखिए, बहुत, जैसे मैंने आपको बताया, ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसी चीज कि हम बहुत ज्यादा, जब हमें स्ट्रेस होता है या हम पीरियड्स के दिनों में हैं, बहुत क्रेविंग्स होती हैं। तो मुझे कभी किसी को बहुत मीठा खाने का मन करता है, किसी को बहुत सॉल्टी खाने का मन करता है। तो वो जो क्रेविंग्स हैं, उनको बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप डिले कर सकते हैं। पहले हम डिले करना सिखाते हैं कि आप एकदम से एक्ट मत करिए, आप अपनी क्रेविंग को, अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले करिए, और धीरे 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 वो प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखने लगते हैं। तो वो ईटिंग डिसऑर्डर जो है, वो स्ट्रेस के रहते बहुत बढ़ता है। इसलिए हर बच्चे को, हर इंसान को जो टाइप 1 डायबिटीज के साथ है, उसको वो इवैल्यूएशन करवाना, वो असेसमेंट करवाना बहुत जरूरी है कि हम मैनेज कर पा रहे हैं, क्या हम एक्चुअली में डायबिटीज के साथ कोप कर पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो प्लीज हेल्प लीजिए। ऑल ऑफ अस आर हियर टू सपोर्ट। तो इस कभी कभी क्या होता है कि अरे इसका तो मूड ऐसा है, ये तो चिड़चिड़ी रहती है, ये तो बहुत गुस्सा करती है, मदर्स आती हैं इसके साथ कि अचानक क्या हुआ, अभी तो 13 साल की हुई है और इसका एकदम मूड चेंज होने लग गया है। अडोलेसेंस, प्यूबर्टी, हॉर्मोन्स। तो आई थिंक वो समझना और वो एजुकेशन देनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां वो अवेयरनेस आने लगती है, हम चीजों को बेटर मैनेज करने लगते हैं। एंड आई थिंक इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि जब ड्यूरिंग ये सिचुएशन चल रही है, 12-13 साल की उम्र, प्यूबर्टी से अडोलसेंट की तरफ जाना और अडोलसेंट को क्रॉस करना, उस समय जब ऐसा बिहेव देखा जाए तो उसको अंडरस्टैंड किया जाए, ना कि उनके साथ उस चीज़ को लेकर के कोई इशू क्रिएट कर देना, उनको डांटना या
किसी तरीके से ऐसा कि उनका बिहेव और इरिटेट हो जाए, वो उस चीज को समझे ही ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी हम चीज को कंटिन्यू रखते ही हैं, और काफी शायद बच्चे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और मैं सभी बच्चों से यही और पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा पैनल है आज हमारे पास, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, पेडियाट्रिक डॉक्टर भी हैं, और हमारे साथ खुद एक दो बच्चे हैं जो खुद टाइप 1 है, जो टाइप 1 के साथ किस तरीके से अपनी लाइफ जर्नी को उन्होंने सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने आज के हीरो ऑफ द मंथ अपूर्वा शर्मा के साथ। देखेंगे इनकी थोड़ी सी मैंने पढ़ी भी स्टोरी की, काफी चैलेंजेस इन्होंने फेस किए लाइफ में, और उसके बाद भी आज काफी अच्छे तरीके से लाइफ को लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है अपूर्वा शर्मा आपका, एंड Hello. बहुत बहुत मुबारक हो एज टू जॉइन अस एज ए हीरो ऑफ द मंथ। यस, थैंक यू। Thank you, sir. Happy Women's Day to all the amazing women present here and to all the men who are living with all the amazing women. So, I was diagnosed when I was 16, and I already had celiac and hypothyroidism for the last 12 years. So, जब celiac diagnosed हुआ था, I was in second standard. तो उस टाइम बहुत मुश्किल था क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि सीलियाक क्या होता है, क्या खाना चाहिए, एंड इट वाज डिफिकल्ट navigating फूड कॉम्बिनेशंस फॉर मी, स्पेशली इन स्कूल बिकॉज कोई टिफिन शेयर नहीं करता था. And but gradually, I started learning new things. My mom really helped me, and वो manage हो गया धीरे धीरे, gradually I would say. But when I was in 10th standard, I was diagnosed with type 1 diabetes, and मेरे हाथ में abscess हुआ था. I had symptoms, but किसी ने notice नहीं किया. Everybody thought 10th के बोर्ड का स्ट्रेस है, just because इसीलिए कि इतना वेट लॉस हो रहा है, ये इतना खाना खा रही है. बट देन हाथ में abscess हुआ तो एडमिट होना पड़ा, एंड 1 month I was in hospital. सो वहां पे सिर्फ इतना पता था कि इंसुलिन लगाना है और खाना खाना है. तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि होता क्या है टाइप 1 डायबिटीज. बट देन आई केम बैक होम, इट वाज कोविड, कुछ था नहीं, आप सिर्फ घर में रहते थे, एंड आई वाज वेरी वीक एट दैट टाइम आल्सो. तो आई यूज्ड टू ले इन बेड ऑल द डे थिंकिंग कि क्या हो गया है. But then I was a perfectionist student and I was very good in academics also. So I just knew that, I have to manage my HbA1c, which is given a number. So I thought, it was 14 at the time of diagnosis. So I thought I just have to do some things that it comes down to 7.5 because doctor ने ऐसे बोला है. So it took me only 6 months to that my HbA1c came down to 7. But रियलाइज ही नहीं हुआ कि डायबिटीज इज मोर देन दिस. फिजिकली नहीं है, इमोशनली एंड सोशली साइकोलॉजिकली इट इज मोर देन दैट. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरे थॉट्स मेरी शुगर को इम्पैक्ट करते हैं. आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मेरे इमोशंस, व्हाट आई एम फीलिंग, इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, उससे भी शुगर्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं. एंड as I was very underweight, so I missed my periods for around 1.5 years. But then, when I gained back my periods, because I started doing yoga, I joined YDF in 2020 October. Online yoga sessions होते थे every morning 6 a.m. I remember I used to do it every day. I was so curious. I used to wake up at 5:30 and आज योगा करना है, आज योगा करना है. So I started gaining knowledge. I started coming back to camps. And यहाँ पे एक sense of unsaid understanding थी सबके बीच में. I could ask anything to anyone here. And सबके practical experience, सबके shared experience थे यहाँ पे. So मैंने देखा कि छोटे बच्चे भी हैं, बड़े लोग भी हैं, एंड एवरीबडी इज लिविंग अ वेरी होलिस्टिक लाइफ हियर. सो यहाँ पे आके ऑफ कोर्स अपार्ट फाइनेंशियल सपोर्ट तो है ही, वो तो कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक कम्युनिटी मिली जहाँ पे यू गेन रेजिलियंस, जहाँ पे स्ट्रेंथ मिली. सो आई थिंक दैट रियली हेल्ड मी. एंड there's always a family outside your family, so I think I was lucky enough to find that here in YDF. But then, I started noticing that during my periods, my sugar levels will go high before, which is the PMS periods. And recently, I
get very sad also during before my periods also. So I started realizing that, insulin changes, insulin your body demands more insulin during certain periods of your life. So I think I started learning that also. तो पता चला कि सिर्फ it's not only about physical body, it's more than that. You have to manage it accordingly. And after my 12th, I knew that I wanted to pursue psychology because that subject really made me curious in 11th and 12th. So I cleared my entrance. I started doing psychology honors from Delhi University, and I'm in my final year right now, and I'm doing my dissertation on college university students with type 1 diabetes, where I'm understanding diabetic distress, burnout, and the quality of life with regarding social support and health literacy. So I think my inspiration is from me, of course, firstly, but then again the community that I'm with. So with women, I think there's a lot of social stigma as well, apart from the emotional aspect ki, because I was interviewing people from my dissertation, and all the women said that during the time of our diagnosis सबने यही बोला सबसे पहले कि इसकी तो शादी नहीं होएगी, इससे कोई शादी नहीं करेगा. तो and I never gained that answer from any men from whom I was interviewing. So I think that societal pressure is also there. And of course, emotional needs are different from men and women. And women do have certain needs that men don't, I think. And yeah, there's a lot of struggle for men with type 1 diabetes as well. But I think there's a lot of added struggle when it comes to women. So yeah, I think that's that. And yeah, once again, happy Women's Day to all. थैंक यू पूर्वा, आपने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया और कई चीज़ें आपने बताई कि कैसे चैलेंजेस से आप उठ करके आए। और जो हमें मेन चीज़ आज जो पता लगी ये कि आपने कई साइकोलॉजिकल इश्यूज समझे कि ये चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड है और ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, और आपने उसी सब्जेक्ट में ही आगे परस्यू करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी क्या वजह थी? यही कि इसी चीज़ को जानना चाहें? Actually, something happened in my life before my diagnosis. So, my father committed suicide. So, I knew that, something I want to do in this field. I wanted to pursue psychology. I didn't know what was psychology. But then I started learning about myself, and I realized, there are more people who are like me who needs help. It's not only me. And I had faced issues of anxiety, but then I realized कि it's not just about diabetes, but it's more than that. जब दोनों चीजें साथ में मिल गई तो फिर ऐसे लगा कि और भी लोगों को नीड है. देन एंड व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग इन वाईडीएफ ऑल्सो, बच्चे भी आते हैं तब आई टॉक टू देम. सो जब रियलाइज होता है कि इनको भी इतनी नॉलेज नहीं है अभी, तो दे ऑल्सो नीड हेल्प. एंड आई थिंक दिस इज द ओनली मोटिवेशन कि आई कैन हेल्प अदर पीपल. एंड ऑफ कोर्स जितनी नॉलेज हो, जितनी अवेयरनेस हो, हम सबको पता है कि टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कितनी कम अवेयरनेस है. एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा अभी भी बहुत ज्यादा ही है. तो आई थिंक जब दोनों चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो देयर इज अ मोर नीड फॉर अवेयरनेस भी. रियली थैंक्स अपूर्वा, वाकई एक क्लैपिंग होनी चाहिए तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने तुम्हारी लाइफ में जो ऐसे मोड़ आए जिसमें इंसान ज्यादातर टूट जाता है, तुमने उसको एज ए चैलेंज लिया और सबकी नीड को सोचते हुए अपने उसी सब्जेक्ट में आगे बढ़े. थैंक यू सो मच. तो अब मैं चाहूंगा अपने सभी पैनलिस्ट को दोबारा प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए. तो क्यों, और जो भी हमसे इस वक्त कोई भी है पर्सन, पेरेंट्स, बच्चे, कुछ भी जो पूछना चाहते हैं, प्लीज अच्छा मौका है, आप इसका फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चीज में पूछें. एक हमारे साथ छवि भी जुड़ी हुई है. छवि, आप हो यहाँ पे? गुड छवि, आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून हाँ बच्चे आप भी आ जाओ स्पॉटलाइट पे. सर. मैं थोड़ा बाहर की तरफ हूँ अभी, ओके ओके, तो कोई बाई नहीं. तो कैमरा आई कैन नॉट. थैंक यू बीना मैम, आपने काफी चीजें जो क्लियर करी बच्चों की, क्योंकि हमने ये देखा है कि टाइप 1, जैसे मैम ने एक चीज कही थी कि आप सोसाइटी के प्रेशर से
अवॉइड करो सोसाइटी के प्रेस, क्योंकि वो काफी राय देती है। वो शायद राय इसीलिए देती है क्योंकि वो कॉमनली उसकी सिम्टोमेटिक या उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को ही वो जानती है, ना कि उसके पीछे की वजह क्या है। जो चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज के लिए हो, चाहे डायबिटीज के लिए हो, या कोई फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम। लेकिन जब हम उसी चीज के बारे में जानना हमारे लिए कॉमन सब्जेक्ट हो जाता है। आज टाइप 1 का बच्चा, चाहे वो 6 साल का है चाहे 10 साल का है, उसको इंसुलिन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको इंजेक्शन टेक्निक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि उसको टाइप 1 है। तो एक फीमेल को भी तब जाकर के ये सारी चीजें शायद आज ही हैं जो उसको। काफी बच्चे ऐसे हैं, आई थिंक 80-70% ऐसे बच्चे हैं जिनको आज ही पता लग रहा है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड हमें अपनी इंसुलिन का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी शुगर का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दो चीजें हैं जो बच्चे ज्यादा जानते हैं। वो एक तो ये जानते हैं कि बॉडी में सेंसिटिविटी होती है मसल्स में, एक बॉडी में रेजिस्टेंस होता है। जब रेजिस्टेंस होता है तो शुगर बढ़ जाती है, और सेंसिटिविटी होती है तो शुगर काफी ज्यादा डाउन भी हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन हमारे ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है या प्यूबर्टी होती है, ऐसे में ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। और इस दौरान जरूर है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, जानें कि कैसे इंसुलिन के साथ इस चीज को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाए। तो एक हाथ उठ गया है वाईडीप टीम से ही। यस सर, मेरा डॉक्टर से ये क्वेश्चन है कि पीरियड्स में हमें मूड स्विंग्स होते हैं, तो मूड स्विंग्स का हमारी शुगर फ्लक्चुएशन से क्या रिलेशन है, मैं ये जानना चाहती हूँ। तो जो हार्मोन मूड स्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन, वही हार्मोन इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली दोनों का कारण सेम है। एक तो ये रिलेशन है कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है तो थोड़ा सा मूड चेंजेस आने लगते हैं, और प्रोजेस्टेरॉन बढ़ने लगता है इसलिए इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ जाती है। और दूसरा रिलेशन ये है कि आई थिंक ऐसा सबने ही एक्सपीरियंस किया होगा, और डेटा भी ये कहता है कि उस समय हमारे फूड चॉइसेस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे पीरियड्स के पहले कार्बोहाइड्रेट रिच खाना हम प्रेफर करने लगते हैं, उसका भी इंसुलिन रिक्वायरमेंट पे असर होने लगता है। तो वो भी फैक्टर इन करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा डाइटरी चॉइसेस पीरियड्स के पहले कुछ दिन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू देन अवॉइड दोज, वो क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं। तो ये दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं जिससे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। उसके अलावा डायरेक्टली मूड चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट मुझे पता नहीं। शायद ये ज़रूर हो सकता है कि हमारी एक्टिविटी कम अगर हो रही है उसकी वजह से, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये भी शायद एडेड फैक्टर होगा। उसमें अकेला स्ट्रेस या मूड चेंज डायरेक्टली कितना इम्पैक्ट करता है वो ऐसे डिसोसिएट करना बड़ा मुश्किल है। बट कुल मिला के ये दो एक्सप्लेनेशन तो सीधे सीधे हैं कि प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा तो इंसुलिन की ज़रूरत बढ़ी, और आपका खाने में भी शायद थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं तो उससे भी इंसुलिन की ज़रूरत चेंज हो जाती है। तो कोशिश यही करना है कि एक्सरसाइज फिर भी कंटिन्यू करें थोड़ा बहुत, पर इंसुलिन हमको थोड़ा बढ़ा लेना अच्छा रहता है। अराउंड 6% से 10% तो आपको इंक्रीज कर ही लेना चाहिए। थैंक यू सृष्टि मैम। आगे मेरे ख्याल से बता पाएंगे ज्यादा। यस। नहीं, आई थिंक मैम ने आंसर कर दिया है। प्रोजेस्टेरॉन ही कारण है उन मूड स्विंग्स का। ऑफ कोर्स उन दिनों में इंसुलिन का तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पर लाइट एक्सरसाइजेज और नॉट पनिशिंग योर सेल्फ, नॉट बीइंग अनकाइंड टू सेल्फ कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। 2-3 दिन होते हैं वो जो डिफिकल्ट होते हैं, सो लेट देम पास। डोंट बी वेरी अनकाइंड टू योर सेल्फ। इट्स ओके टू बी दैट वे, बिकॉज वो एक पॉइंट के बाद आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें। आप इंसुलिन लगा सकते हो, आप डाइट मैनेज कर सकते हो, आप एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। उसके बियॉन्ड वो 2-3 दिन, 4 दिन डिफिकल्ट होता है। So it's okay. That's what I would say. बिल्कुल, इसमें हम चाहें तो थोड़ा सा ब्रीदिंग टेक्निक्स और योगा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये नॉर्मली जनरली काफी लाइट करता है बॉडी को, तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा सेटल करने में हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए हम योगदान फाउंडेशन में सिखाते हैं, स्पेशली मेडिटेशन को मेडिटेशन की तरह नहीं सिखाते, मेडिटेशन को एक टेक्निक की तरह सिखाते हैं, ताकि जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ बॉडी अच्छी तरीके से मैनेज करना सीखे, और उनके जो नॉर्मल वर्कआउट है उनको सेम लेवल पे चलने दें। यस, एक और हाथ उठा हुआ है हिमानी हमारा। हेलो एवरीवन। मेरा ये क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे जब आते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई जो पूछने वाली थी, बट एक कॉमन क्वेश्चन जो रहता है कि
जब हम प्रेगनेंसी में होते हैं तो सबको यही डर होता है कि ये चीज़ आगे फॉरवर्ड ना होए। सो एक ये फैक्टर बहुत हम फेस करते हैं, तो क्या आप इस चीज़ में थोड़ी गाइडेंस देंगे? Shall I? Yes, Sure. please. हाँ हाँ, प्लीज कैरी ऑन प्लीज। So, ये वो डिजीज नहीं है एक्चुअली जो मुझे लगता है जनरलाइज जो लोग सोचते हैं ना कि मदर में है तो बच्चे में जाएगी जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफरेबल डिजीज है ना। ये जेनेटिक है, डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर है। आई मीन मदर में भी किसी ना किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से ही जल्दी स्विच ऑन हुई है। पढ़ लो। सो हेलो। Yes, ma'am. Continue, please. Yeah. So this being, I mean, ये मुझे लगता है एज अ गायनी, besides looking at the physical aspect of pregnancy, nowadays a generalized practice per se is कि we try to counsel them on this aspect also कि फिलहाल इस डिजीज को मैनेज करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट देके चलना डेफिनेटली वो प्रायोरिटी है, वो रहेगा। बच्चे में आएगी जेनेटिक फैक्टर। आई मीन एवरीबडी इन योर फैमिली बिसाइड्स दिस चाइल्ड कैरीज द सेम काइंड ऑफ जेनेटिक रिस्क हैविंग इट फ्रॉम वेरियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ऐसा नहीं कि इस बच्चे को होगा ही होगा, बट येस नोइंग द फैक्ट कि मदर डायबिटिक है, सो देर इज सम डोमिनेंट जीन्स हियर फॉर द डायबिटीज। आगे जाके बच्चे का डिफरेंट रूप में ध्यान रखना, आई मीन दैट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग विच अ पीडियाट्रिशियन विल टेक ओवर। बट हाँ, शुरू से ही लाइफस्टाइल ऐसे रखना बच्चे की फ्रॉम द डाइट एंड यू नो कि अगर आता भी है तो मे बी डिलेइंग इट, एंड अगर आता है तो मेंटल प्रिपेयरनेस ऑल्सो। बट ये बताना बहुत जरूरी है एज अ गायनी कि ये कोई कम्युनिकेबल या ट्रांसफरेबल डिजीज नहीं है। इट इज जस्ट अ जेनेटिक डिसऑर्डर which can happen to anybody which has a good genetic pool of this insulin resistance in the family। तो उसकी प्रिवेंशन हम जनरली कैसे करते हैं एक जनरल नॉन डायबिटिक पॉपुलेशन में, वो ही करके हमको आगे चलना है। दैट इज एक्चुअली समथिंग विच एनी हाउ वी स्पीक विद द पेशेंट्स बिकॉज ये बहुत बड़ी एंग्जाइटी है। सबसे पहली चीज ना प्रेगनेंसी के साथ यही आता है कि मुझे है तो इसको तो नहीं होगा, या मेरी सिस्टर के बच्चे को है तो मेरे बच्चे को तो नहीं होगा। सो लॉट ऑफ काउंसलिंग इट डेफिनेटली हेल्प्स, and definitely a multi-speciality involvement from the physician, the dietitian, and maybe counseling. It goes a long way. थैंक यू मैम। तो मैम सृष्टि मैम, तो फैमिली जब ऐसे प्रेशर में आती है तो फिर उनको कैसे हैंडल करना चाहिए कि ऐसे आगे फॉरवर्ड तो नहीं होगा? जैसे मैम ने बताया कि जितना रीवायरिंग की बात है, जितनी बार बार आप उनको और एग्जाम्पल्स के साथ, स्पेशली सपोर्ट ग्रुप्स में जहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, दोनों तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जहाँ पे मदर भी टाइप 1 है और बच्चे को भी हो गया है, या पेरेंट्स को है और बच्चे को नहीं है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी का सिनेरियो है। तो इसमें आप जितना उनको अवेयर करेंगे और सपोर्ट ग्रुप से मिलाएंगे उतना हेल्प होता है। ऑफ कोर्स द एंजाइटी इनिशियली तो रहती है, बट जब डॉक्टर्स हमें क्लिनिकली एक्सप्लेन करते हैं और हमारा सपोर्ट ग्रुप हमें वो एग्जाम्पल्स लाइव दिखाता है, तो आई थिंक उससे बहुत पीस मिलता है कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है, अगर हो भी गया तो विल मैनेज, बट जरूरी नहीं है कि होगा। तो वो वन इन यू नो द परसेंटेज विच इज देयर कि 4% और 6% और दोनों को है, तो हम वो एग्जाम्पल देके जब बताते हैं तो वो थोड़ा सा सेटल होने लगते हैं। तो मैं यूजुअली ऐसा काउंसल करती हूँ। आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, मतलब आपको पहले प्रेगनेंसी के पहले कोई भी डायबिटीज़ नहीं थी और प्रेगनेंसी के दौरान शुगर बढ़ना, उसको हम कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। और टाइप 2 डायबिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को होता है, और टाइप 1 डायबिटीज़। तो 3 तरह की डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है। सबसे ज़्यादा रिस्क आगे चल के बच्चे को डायबिटीज़ होने का जेस्टेशनल डायबिटीज़ में होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में उसके बाद, और उससे कम टाइप 1 में। तो अगर तीनों का देखें रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कि यंग एडल्टहुड में जाके आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की हेरिटेबिलिटी ज़्यादा है टाइप 1 के मुकाबले। तो एक तरह से ये थोड़ा रीएश्योरिंग होता है, नॉट दैट कि वो डायबिटीज़ वालों को डराने की बात नहीं है, मतलब इन ऑल। लेकिन सारी डायबिटीज़ का जितना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे उतना हम रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑटो इम्यूनिटी इनहेरिट करी है उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन आजकल थोड़ा टाइप 1 डायबिटीज़ में भी प्री क्लिनिकल डायबिटीज स्टेजेस में हम डायग्नोज करने लगे हैं, और अब धीरे धीरे ट्रायल्स आ रहे हैं कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए, एंटीबॉडी टेस्टिंग वगैरह रिकमेंडेड है
तो फैमिली हिस्ट्री अगर है तो आप एंटीबॉडीज चेक करके वेरी सून होपफुली प्रिवेंशन वाली मेडिसिन आने लगेंगी, जिससे फिर हमें अगर पहले से मालूम पड़ जाए तो हम प्रिवेंट तो कर सकें। अब ट्रीटमेंट जब होगा, क्योर कब होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग टर्म है, बट हो जाएगा शायद कुछ सालों में। तो मैम ऐसा हो भी जाता है तब भी एक बहुत बड़ी एक तरीके से अचीवमेंट रहेगी कि हम बहुत फर्दर केसेस को पहली हम बार कर सकते गाइडलाइंस में आया है कि आप एंटीबॉडी स्क्रीन करो। स्क्रीनिंग तभी यूजफुल होती है जब आपके पास प्रिवेंशन के मेथड्स होंगे। तो कुछ ट्रायल्स हैं जिसमें प्रिवेंशन पॉसिबल है, तो वो चल रहा है उस डायरेक्शन में। सो अगर हमें रिस्क है वो पहले से मालूम चल जाए और हम उसे प्रिवेंट कर पाए तो एक्चुअली वो जर्नी। डॉक्टर भानु, योर एक्सपर्टीज। यस डॉक्टर भानु मैम। या आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया, मतलब सारे स्पीकर ने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली। एक चीज जो मुझे लगता है काम आती है, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन कई बार आता है सामने, और पेरेंट्स को स्पेशली जैसे जो ऑलरेडी हम लोग तो बच्चे देखते हैं तो सेकंड प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं तो ऐसे में कई बार ये इश्यूज सामने आते हैं। तो जैसे नंबर्स की बात भी करी किसी ने, तो उसके हिसाब से ये है कि आप अगर इस तरह बताते हैं कि मतलब हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो हम आगे भी सही तरह बता पाएंगे। देखिए, रिस्क डेफिनेटली जो ब्लड रिलेटिव्स हैं उनमें वो रिस्क इस हिसाब से ज्यादा होता है कि अगर आम जनता में 10 में से 3 का रिस्क है तो ब्लड रिलेटिव्स में 10 में से 6-7 का रिस्क हो जाता है, यानी कि कहने को रिस्क डबल हो जाता है। सॉरी, आम जनता में अगर 1000 में से 3 का रिस्क है, 1000 लोगों में से 3 का रिस्क है, तो ब्लड रिलेटिव्स में 1000 में से 6-7 की रेंज तक पहुंच सकता है। तो वो कहने को डबल हो गया, लेकिन फिर भी 1000 में से 3 और 1000 में से 6-7 कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्रॉपर डायबिटीज मैनेजमेंट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे डिरेल होती है प्रेगनेंसी के, तो डेफिनेटली वो बच्चे को डायबिटीज होगी, सारे दुष्प्रभाव फीटस में, ग्रोइंग फीटस। और उसके आगे भी अगर किसी को डाउट है तो वो जैसे डॉक्टर बीना भी कह रही है कि आप अलग अलग स्टेजेस पे ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये पता कर सकते हो कि क्या बच्चा रिस्क पे है। तो ये इस तरीके से हम समझाते हैं तो वो काम आता है, लोगों को समझ में आती है चीज। थैंक यू एवरीवन। ये ऐसे एक हाथ और उठा हुआ है हमारा। मेरा ये क्वेश्चन था कि T1D के साथ जीवन जी रही महिलाओं को शादी करने में जो समस्याएं आती हैं उनका क्या सॉल्यूशन है? कैसी समस्याएं? कुछ समस्याएं ये कि मतलब And I'll just answer that. यस प्लीज। I'll tell you, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था मेरे पास जहाँ पे एक यंग लड़की आई और उसने बोला कि दीदी मेरी शादी नहीं हो रही, एक विलेज से थी वो। तो मैंने कहा कि अच्छा क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उसने बोला जिसको भी मैं बताती हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने उसके फादर को बोला कि आप मुझे कुछ टाइम के लिए मेंटर करने दो, क्योंकि फादर का माइंडसेट क्या था, मेरे बच्चे में एक चीज़ कम है, अब मैं कोई ऐसा जना ढूंढूंगा जिसमें भी एक चीज़ कम हो ताकि इनकी शादी हो जाए। तो माइंडसेट क्या था, पहले ही हम अपने बच्चे को ये देख रहे हैं कि हमारे बच्चे में एक नेगेटिव पॉइंट है। तो जब आप उसी माइंडसेट से सर्च करोगे ना तो आपको हर दरवाजा बंद ही मिलेगा। तो फॉर 6 months आई मेंटर्ड दैट गर्ल, और 6 महीने के अंदर उसको एक प्रपोजल आता है जहाँ पे लड़के को कोई डायबिटीज नहीं है, और ये लड़की पूरी कंफ्यूज्ड है कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरे को प्रपोजल आ गया। तो उस लड़के के पास गई और वो कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है। तो लड़के ने कहा कि आपका HbA1c तो मेरी मम्मी के HbA1c से भी बेटर है, मम्मी को टाइप 2 डायबिटीज थी। देन शी वेंट टू हर मदर इन लॉ एंड शी आस्क्ड आर यू ओके, आपको डायबिटीज है, आपको पता है मुझे तो टाइप 1 डायबिटीज है। तो मदर इन लॉ ने कहा जिस तरीके से आप डायबिटीज की बात करते हो लगता ही नहीं कि कोई बहुत बड़ी चीज है। तो what I realized through this incident is perspective around diabetes is very important. The way you see your type 1 defines marriage also. अगर एक पेरेंट जा रहे हैं किसी के पास प्रपोजल लेके और ऐसे सारी बात कर रहे हैं और उसके बाद बताते हैं पर ना एक बात बोलना चाहते हैं हम आपसे, हमारी बेटी को ना डायबिटीज है या हमारे बेटे को डायबिटीज है, द मोमेंट यू से इट लाइक दिस यू हैव ऑलरेडी कन्वेड कि एक पॉइंट हमारे में कम है। सो आई ऑलवेज से कि आप नहीं कन्वे करोगे, यू लेट द गर्ल एंड बॉय मीट, let the person living with type 1 diabetes convey it with confidence that I live with type 1 diabetes and this is what is going to happen in my life, this is what cannot be compromised, this is what I can compromise.
इफ देन द पर्सन सेज यस, यू गो फॉरवर्ड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, जो मेरे मेंटर्स ने सिखाई और जो मेरे को लगता है ना, वो है पर्सपेक्टिव, कि आप कैसे देख रहे हो अपनी डायबिटीज को, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड चीज, ये शुचि मैम भी बोलती हैं, शुचि मैम है नहीं सेशन में, पर ये चीज मैंने भी अपने आप नोटिस करी है। हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज लड़की की शादी नहीं हो रही, बट द पॉइंट इज, अगर मैं यहाँ पूछूं हर एक पेरेंट से, अगर यहाँ कोई पेरेंट्स हैं, अगर उनके बच्चा है, एक को डायबिटीज है, एक को टाइप 1 नहीं है, आप में से कितने लोग कंफर्टेबल हैं अपने नॉन डायबिटिक बच्चे की शादी डायबिटिक से करने के लिए? हमारी कम्युनिटी वाले ही सबसे पहले मना करते हैं। तो जितना भी सोशल स्टिग्मा है ना, वो सारा हमारी कम्युनिटी के अंदर है, बाहर की तो प्रॉब्लम्स ही अलग हैं अभी। सो फर्स्ट इज इट स्टार्ट्स विद इन द कम्युनिटी। बिल्कुल सही कहा महक जी। और सिंपल सी छोटी सी बात है, आपकी सारी मेहनत वहां बेकार हो जाती है जब आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नेगेटिविटी के साथ, या नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को अलाउ कर देते हैं अपने अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि वो तोड़ देता है कहीं ना कहीं हमें, और ना ही हमारे जो स्किल्स है, ना ही जो हमारी स्ट्रेंथ है वो शो करने देता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पॉजिटिवली लाइफ को लीड करें, अच्छी तरीके से जिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि गांव में एक बच्चा 10th क्लास में पास होता है 35% लेकर के, और उसके पापा पूरे गांव में मिठाई बांटते हैं, ढोल डंगारे बजते हैं, माहौल बड़ा अच्छा खुशबू टाइप का हो जाता है। एक बच्चा जिसके 95 आ जाते हैं, वो 4 नंबर कम होने का दुख मनाता है। तो भाई ऐसा है, एक कमी नहीं है ये, और ये कोई कमी ही नहीं है, हम तो यहाँ पे बताते हैं इट्स जस्ट तुम्हारे अगर ये इंसुलिन कोई टैबलेट की फॉर्म में होती तब भी तो दवाई खाने के साथ लेते, बस ये अवेलेबिलिटी नहीं है इसीलिए इंजेक्शन के द्वारा ले रहे हो, और नथिंग एल्स, एज ए फूड लो। और कल भी मैंने समझाया कि कोई भी डॉक्टर शायद आपको इंसुलिन आपकी नॉर्मल शुगर के लिए तो देते ही नहीं है, वो तो देते हैं जो आप मील लेने वाले हो उसके हिसाब से देते हैं, ताकि वो मील सही जगह पे बॉडी में काम करे और आपकी नॉर्मल ग्रोथ हो। तो इस चीज को देखो कि इस तरीके से आप नॉर्मल बच्चे की तरह ही लाइफ लीड कर रहे हो। तो बस बात है सिर्फ एक पॉजिटिविटी की। और यहाँ महक है, अपूर्वा है, मेरे वाईडीएम में काफी बच्चे हैं जिन्होंने शो किया है कि यस, अगर पॉजिटिवली लीड किया जाए तो हम अच्छे तरीके से लाइफ को चला सकते हैं, एक अच्छा करियर पा सकते हैं, शादी कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ पे तो ऐसे कपल्स की शादी हुई है जो लड़का लड़की दोनों को डायबिटीज है, उन्होंने कहा अगर हमारे बच्चे को डायबिटीज हो भी गया तो क्या उसको फायदा मिलेगा हमसे, कि हम जल्दी डायग्नोज करके जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसको सफर नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई केसेस में तो 6-6 महीने हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बच्चा जब बिल्कुल ही वेट लॉस हो जाता है या किसी प्रकार की डीके की कंडीशन में जाता है, एडमिट होता है, तब पता लगता है। और उस वक्त भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते, उसका कहीं ना कहीं इलाज कराते कराते कम से कम 1 साल गुजर जाता है, और जब समस्याएं बढ़ने लगती है तो फिर वो इस इंसुलिन पे आते हैं। तो बात यही है कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, हर चीज को जाने। और 6 साल का 7 साल का बच्चा अगर उसको खांसी जुकाम भी हो जाए तो वो अपने मम्मी पापा से पूछे या उस डॉक्टर से पूछे जिसको वो डॉक्टर के पास दिखाने ले गए कि मुझे खांसी क्यों हुई है, कि जानना चाहिए उसको कि उसकी बॉडी में क्या वजह हो रही है। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट नहीं है, जनरल सब्जेक्ट की तरह लेके चलो, अपनी बॉडी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो और आगे बढ़ो। I'd like to add something, यस मैम। and that is, I mean, from my sister only. I mean, she is the youngest one. And she is actually the example what she has gone through. I mean, she almost when she was in class third, she was diagnosed with IDDM, and currently she is PhD in pharmacology. She is working in a good MNC. In between, she had a renal transplant also, but nothing could. She finished her PhD after as a doctor. I mean, of course, a PhD doctor, and on a very, very good post in a corporate. And I will definitely like to add one thing. I mean, being a female or being a gynecologist, but as a human, marriage can be a part of our social norm, but वो life and death नहीं है. I mean, शादी ही सब कुछ नहीं है. So, I mean, the gist is कि whatever is making your life healthy and livable and happy, that is the, underlying point of anybody, any human being in this world. Shadi, bachche, these are maybe a part of somebody's word,
but it is not part of everybody's world. जिसमें खुश हो, जो आपको हेल्दी रखता हो, वही सही है. I mean, this is as a gynecologist, and I always tell, even with the couples who are coming for the infertility, कि if you are if you are planning child for yourself, then it's okay. सोसाइटी या मम्मी या सास या उसको दिखाना है, उसके लिए बच्चा या शादी नहीं है. If you really want for yourself, that is, is the important part. So live life for yourself. थैंक यू मैम, आपका मैसेज बहुत अच्छा लगा, हर किसी को समझ आया। और जो आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल आने वाली मीटिंग में हम आपकी जो सिस्टर है उनका आई थिंक नाम बताएं तो ज्यादा अच्छा है, उनको हम लेना चाहेंगे एज ए हीरो ऑफ द मंथ। Yes. I mean, she was earlier. I mean, she was patient of Dr. Beena. I mean, since she's not here in Gurgaon, so it's. I mean, still we are in. I think she's coming to her husband only for her, renal issues. Dr. Sham is still her nephrologist. She definitely visits Gurgaon every 3 months because uske nephrologist yahi hai. Her name is Pooja. And I mean, she is actually kids should listen to her and where she stands and how, I mean, her journey, every point. And right now, me being a doctor, my younger sister being another person, she's the only one who's taking care of our parents because we being a family of 3 daughters. So she is the one who is taking care of my old parents. I mean, so she is multitasking in a lot of ways. She is definitely hero, I should say. ऑफकोर्स हम तो डिसाइड कर चुके हैं आने वाली मीटिंग में, बिल्कुल। Definitely, Pooja. Her name is Pooja, and if you want, I can definitely connect her with you guys. She's one person to be listened to. मैं भी छोटा सा ऐड करना चाहूंगा मैम कि देखिए, शादी ठीक है सबके लिए जरूरी होती है, पर वो एक तरीके की पेरेंट्स की हेडेक है। हमें अपनी लाइफ को खुश होकर के जीना चाहिए जब तक चल रही है अच्छी तरीके से, और जैसे वो पेरेंट्स है डिसाइड करेंगे अपना, उन्हें करने दें। अगर तुम्हारे साथ भी डिसीजन वाली बात आती है तो बिल्कुल उसको उस ट्रैक पे चले, आगे बढ़े। लेकिन अगर आप हर हालात में अपने आप को खुश रखते हैं, लाइफ को अच्छे तरीके से लीड करते हैं, तो ये सबसे बड़ी पूजा कहलाती है। मैं ये मान के चलता हूँ, ऊपर वाला भी खुश रहता है कि चलो मेरी इस भरी हुई दुनिया में कितने चैलेंजेस के साथ ये बंदा खुश होके अपनी लाइफ को लीड कर रहा है और आने वालों के लिए इंस्पिरेशनल एक रास्ता बना रहा है। तो एनी और क्वेश्चन जो कुछ पूछना चाहें, आज का भी प्लेटफॉर्म खुला है, या फिर हमारा टाइम तो अलाउ कर रहे हैं टुवर्ड्स द एंड। तो हम वाकई बीना बंसल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं और आपने भी हमारे कैंप को एक बार अटेंड किया है, बीच में भी अटेंड किए हैं। तो हमारा मैसेज यही रहे कि हम हर एक्टिविटी को एंजॉय करें, और हम अपने कैंप में कभी टाइवन की बातें नहीं करते। टाइवन की बातें करते हैं तो थोड़ा सा हटके, कि किस तरीके से उसमें भी हम चीज़ों को एंजॉय करते हैं, चलते हैं। और जब मैम आए थे तो एक बड़ी सी स्माइल उनकी जो थी, हमारे सभी बच्चों को एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया, और मैम ने भी काफ़ी अच्छा फील किया। बहुत अच्छा लगा कि हमसे ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, और हम चाहते हैं ईश्वर से ऐसे ऐसे लोग जुड़े ही रहें, एक ब्लेसफुल। और आपकी सबकी ब्लेसिंग से आज दीपा मैम भी हमारे साथ पहली बार जुड़ गई हैं। आप छोड़ेंगे नहीं मैम आपको। और बीना मैम ने ही आपका सजेशन दिया था हमें कि किस तरीके से इस मीटिंग को और अच्छे तरीके से हम लीड कर सकते हैं, और आपका बहुत अच्छा सहयोग रहा आज की मीटिंग में हमारा। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू मैम। हिमानी। यस सर। यस प्लीज। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आज की मीटिंग बहुत ही स्पेशल थी वुमेंस डे के लिए भी, और सारी वुमेंस जो आज हमारे साथ जुड़ी, और डॉक्टर बानू एज वेल, उन्होंने कितने अच्छे से आज हम सबको एक मीटिंग में जोड़ के रखा। और आज की मीटिंग इतनी स्पेशल सारे ही वुमेंस के लिए थी जो जुड़े, जो टाइप 1 से लिंक करते हैं अपने आप को और उस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उस जर्नी में योगदान फाउंडेशन का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन की उस लाइफ को लीड करने के लिए हम थोड़ी सी हेल्प कर सके। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगी डॉक्टर बीना बंसल का, जो हमारे साथ जुड़े, इतने लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कैसे सभी बच्चों को समझाने के लिए इतने ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के साथ मैम ने हर एक हार्मोन के बारे में बताया, और कैसे हमारे हार्मोन्स हमें इफ़ेक्ट करते हैं हमारे साइकिल के ड्यूरेशन में, उसके बाद, और मेनली जो प्रेगनेंसी है, जो लोग बहुत
हेजिटेट करते हैं इस बारे में बात करने के लिए टाइप 1 के साथ, उसके बारे में इतने ब्यूटीफुली समझाने के लिए थैंक यू मैम। एंड ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कैंप भी ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू अपूर्वा। एक टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ कैसे आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो और कैसे अपने इमोशंस को समझ के ये समझा कि दूसरों को भी इसकी कितनी ज़रूरत है और आगे अपनी लाइफ को लीड करने के लिए आगे बढ़े। तो वेरी इंस्पायरिंग। जितनी भी बच्चे हैं, जो भी गर्ल्स हैं, आज इतने इंस्पायर हुए होंगे और ज़रूर अपने आप को समझने के लिए वो एक स्टेप उठाएंगे आपको देख के। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ योगदान फाउंडेशन। थैंक यू भानु सर। आपके जो डॉक्टर हैं, जो एनिमेशन डॉक्टर है, वो तो हम सभी को बहुत पसंद है और योगदान फाउंडेशन में हम उनको दिखाते हैं कि कैसे इतनी इजीली, इतने इजी वे में उनको समझाया जाता है कि आप अपने टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करो। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और कितने अच्छे से आपने एक नेचर को हमारे साथ जोड़ा कि नेचर जब तक आपके साथ अच्छे से है वो आपको हेल्प करता है ग्रो करने में, और ये बात बहुत ही अच्छी है। सभी को ये बात समझी आज सबने इस मीटिंग में। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपा मैम, आज आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े और आई होप कि आप हमारे साथ ऐसे ही आगे जुड़े रहेंगे। और कैसे आपने हम सबको इतने अच्छे से आंसर किया और ऐसा लगा ही नहीं कि आज आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच मैम। और आगे आपसे बच्चे और जुड़े रहेंगे। कोई भी गायनेकोलॉजी के रिलेटेड, कोई भी गायनी के रिलेटेड बच्चों को इशू होंगे वो ज़रूर आपसे कनेक्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। थैंक यू सृष्टि मैम, आप इतने टाइम से, लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करा और बताया कि असिस्ट करके कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे उसको आगे बढ़ना चाहिए और कैसे हर एक इमोशन को भी वैल्यू देके हमें टाइप 1 डायबिटीज़ के साथ एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, आप इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और लास्टली थैंक टू डॉक्टर अंजू वर्मानी मैम और बाकी सबका। एंड थैंक यू मिस महक ढींगरा मैम, जो आप हमारे साथ जुड़े और कैसे एक नॉन आइडेंटिकल जो टॉपिक है जो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, उसको आपने हाईलाइट किया और आपने बताया कि कैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सब छोड़ देते हैं। तो थैंक यू उस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे सभी को, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट बिंदिया मैम और हमारे डॉक्टर अंजू वर्मानी मैम का भी। और एक जाते जाते एक छोटी सी अनाउंसमेंट हो, जो नेक्स्ट हमारी मीटिंग है, डॉक्टर भानु जी हमारे स्पीकर हैं और टॉपिक है ऑनलाइन रिसोर्सेज फॉर डायबिटीज एजुकेशन, व्हाट टू ट्रस्ट। काफी चीजें हैं, महक जी पैनलिस्ट में ही है इसमें, क्योंकि काफी सोशल मीडिया पे ऐसे मिथ हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी कभी कभी सेहत को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो हमें क्या, किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं। और जैसे भानु सर ने बताया कि एनिमेशन वीडियो के द्वारा ये सारी चीजें मतलब दी जाती हैं बच्चों को, एजुकेशन के उनके माध्यम से एजुकेशन दी जाती है, तो वो जरूर समझेंगे और उसको काफी ज्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ भानु सर भी हैं और शायद भानु सर ही हैं। सर आपको आवाज आ रही है, तो अब जाते जाते हम कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अनिल जी के साथ बात करते हुए ये चीज़ सामने आई कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अब क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है डिजिटल मीडिया, और ये सब हम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि मीडिया पे अगर 10 चीज़ें हैं तो उसमें से सिर्फ 2 ही काम की हैं, 8 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको गुमराह करेंगी। तो किस तरीके से बेस्ट वे में हम उनका बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर टू बीइंग विद अस। और आपके इस टॉपिक को, इस मीटिंग का बहुत बच्चों को पहले से इंतजार रहेगा। काफी बच्चे अपने कैलेंडर में लाइन लगा लेते हैं कि यस, दिस इज अ टॉपिक ऑफ माइंड। अपूर्वा, आप एक ऐसी एज पे हैं जिसपे आप काफी चीजों को आगे निकल चुके हैं, तो क्या आप जाते जाते कोई इंटरनेशनल वुमेन डे पे सभी बच्चों के लिए मैसेज देना चाहेंगे?
सभी को यही मैसेज है कि बस सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और खुश रहें और साथ वालों को भी खुश रखें। बस सर यही है। थैंक यू सो मच। एंड आप भी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आई थिंक तो बच्चों, आशा करते हैं आप सबको मीटिंग आज काफी अच्छी लगी होगी, काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग में दोबारा मिलेंगे एक नए हीरो के साथ, जो टॉपिक बताया उसके साथ, और काफी चीजें सीखेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हमारी योगदान फाउंडेशन की टीम बड़े अच्छे से मैनेज करती हैं, सिद्धार्थ, हिमानी, अमृता, साइमा, और टाइप 1 है खुद भी, लेकिन हमें एज ए टाइप 1 ही सारी चीजों को मैनेज करते हुए आगे चलना है, ताकि वो कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहे। और इनका फेस और दिखना और इनका इस मीटिंग को लीड करने का मतलब यही है कि जो बच्चे अभी छोटे हैं, जो बढ़ रहे हैं, वो ये ना सोचे कि वो किसी प्रकार से अलग है या पीछे हैं। उनके आने वाले रास्ते सारे खुले हुए हैं, ओपन है, और अच्छी जगह पे उनको वो ले जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।